माइक्रोबायोलॉजी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला चैप्टर है लेविंसन का, वो उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शियस एजेंट का इंट्रो दिया हुआ है जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर का ओवरव्यू करेंगे कंप्लीट। फिर बाद में ग्राम स्टेनिंग वगैरह जो भी बैक्टीरिया है उनकी पैथोजेनेसिस वो फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्फेक्शियस एजेंट, जो माइक्रोबायोलॉजी में पहला टॉपिक है। अभी ये देखते हैं अब इन्फेक्शियस एजेंट होते क्या हैं। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो काज करते हैं इन्फेक्शन, तो उनका नाम बस पड़ गया इन्फेक्शियस एजेंट। जब इसको क्लासीफाई करते हैं तो दो में करते हैं, असेल्यूलर एंड सेल्यूलर। अब असेल्यूलर मतलब कि कोई भी सेलुलरिटी वाला ऐसा कोई कंपोनेंट है ही नहीं उनमें, तो वो है वायरसेस, क्योंकि इनके अंदर तो कुछ भी नहीं होता है। दो ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, या तो इनके पास प्रोटीन होगी कैप्सिड, या फिर दूसरा होगा डीएनए या आरएनए। दोनों में से एक चीज़ होगी, आइदर डीएनए होगा आइदर आरएनए होगा। पूरा कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल भी इनके पास प्रेजेंट नहीं है। एंड दूसरे होते हैं सेल्यूलर इन्फेक्शियस एजेंट। अब सेल्यूलर में दो आ जाएंगे, आइदर प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे आइदर यूकैरियोट्स आ जाएंगे। अब प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है बस एक रीजन में, साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रॉपर इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये है बैक्टीरिया, और इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस वगैरह सब ऑर्गेनल्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो ये है फंजाई, हेलमिन्थ्स एंड प्रोटोजोआ। अब उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं वायरसेस में। अब दो ही चीज़ें प्रेजेंट होंगी, आइदर प्रोटीन्स डीएनए या फिर आरएनए। जेनेटिक मटेरियल भी पूरा नहीं है, डीएनए या आरएनए में से कोई भी एक चीज़ प्रेजेंट होगी। अब उसके बाद है ये डिपेंड होते हैं कम्प्लीटली होस्ट पर अपनी रिप्लिकेशन के लिए। खुद से रिप्लिकेट भी नहीं हो पाते, होस्ट का जेनेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं रिप्लिकेट होने के लिए। एंड दूसरे आ जाते हैं बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट्स हैं। अब हमने पढ़ा है इनके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मटेरियल है इनका, वो साइटोप्लाज्म में एक रीजन में प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहेंगे। और उसके अलावा इनका जो राइबोसोम्स हैं वो फ्री होंगे, क्योंकि इनके पास प्रॉपर्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ऐसा कुछ है ही नहीं प्रेजेंट। तो फिर जो इनके जो राइबोसोम्स हैं वो फ्री हैं, क्योंकि नॉर्मली राइबोसोम्स जो होते हैं दो टाइप्स में साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। कुछ बाइंड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और कुछ जो होते हैं वो फ्री होते हैं साइटोसोल में। लेकिन इनके पास तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही नहीं, तो जितने भी राइबोसोम्स हैं वो फ्री ही साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे। और दूसरा ये है कि जो इनके जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, उनका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, 70S हम कहेंगे। एस जो होता है ना, ये सब यूनिट होता है जिसे बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। ये अकॉर्डिंग टू द साइज़ होता है बस यूनिट। एंड दूसरा बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। इसका भी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल वैल्यू है, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। एंड देन आता है यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में आ जाते हैं फंजाई, हेलमिन्थ्स या पैरासाइट्स। अब फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि बनी होती है चिटिन की या काइटिन, जो भी कह सकते हैं। एंड देन हेलमिन्थ्स एंड पैरासाइट्स, इनके अंदर सेल वॉल तो नहीं होती लेकिन सेल मेम्ब्रेन होती है जो बनी होती है स्टीरोल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। देखें फंजाई में भी सेल मेम्ब्रेन है, और हेलमिन्थ्स पैरासाइट्स में भी सेल मेम्ब्रेन है। फंजाई की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी स्टीरोल प्रेजेंट है। हेलमिन्थ्स एंड पैरासाइट्स जितने भी हैं उनमें भी स्टीरोल प्रेजेंट है। लेकिन जो फंजाई का स्टीरोल है उससे हम बोलेंगे इर्गोस्टीरोल, सही। लेकिन जो इनके अंदर स्टीरोल होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। बस अब इनके अंदर यही है। अब थोड़ा सा एक्सेप्शन हम देख लेते हैं। ये तो हमने नॉर्मल डिफरेंस पढ़ लिए, लेकिन दो बैक्टीरिया ऐसे भी हैं, माइकोप्लाज्मा एंड रिकेट्सिया, जो नॉर्मल दूसरे बैक्टीरिया से थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले भी हम देखते हैं कि जो वायरसेस हैं वो कैसे रिप्लिकेट करते हैं। वो कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं होस्ट पर। और बैक्टीरिया कैसे रिप्लिकेट करते हैं? बैक्टीरिया रिप्लिकेट करते हैं बाइनरी फिजन से। अब बाइनरी फिजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है दो बैक्टीरिया में, मतलब एक सेल है वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है दो सेल में, और साथ ही इसका जेनेटिक मटेरियल भी कम्प्लीटली रिप्लिकेट कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। और जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस से। अब माइटोसिस तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये मतलब कि कम्प्लीटली एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो अब हम जो दो एक्सेप्शनल बैक्टीरिया है हम वो देख। अब देखें दो जो बैक्टीरिया हैं माइकोप्लाज्मा एंड रिकेट्सिया, अब ये कैसे बाकी बैक्टीरिया से अलग हैं? ये ऐसे अलग है कि इनके पास एक तो सेल वॉल ही नहीं प्रेजेंट, सही, सेल वॉल है ही नहीं। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल्स मतलब कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह प्रेजेंट है, जो कि नॉर्मल यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरोल सेल मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन इनके अंदर क्या है? स्टीरोल प्रेजेंट है। सेल वॉल तो नहीं है लेकिन स्टीरोल प्रेजेंट है। तो ये दो डिफरेंस इसके अंदर होते हैं नॉर्मली। एंड दूसरा इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं। एंड चौथी इनकी बात ये है कि जैसे देखिए वायरसेस को रिप्लिकेट होने के लिए होस्ट की नीड होती है, तो ये भी इनको भी होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। ये डिवाइड नहीं हो पाते बाइनरी फिजन वगैरह की वजह से, इनको होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं अपने डिवीजन के लिए। इनको होस्ट का जेनेटिकल मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, बिना होस्ट के डिवाइड ही नहीं हो पाएंगे। तो थोड़े थोड़े वायरसेस से भी रिजेंबल करते हैं। एक तो सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें स्टीरोल प्रेजेंट है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं, और ये होस्ट इनको नीड होते हैं। बाइनरी फिजन वगैरह प्रोसेस इनके अंदर नहीं होता।
अब हम आते हैं बैक्टीरिया पर। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया की साइज़ से। अब साइज़ जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो माइकोप्लाज्मा हमने देखा था, इसकी साइज़ होती है 0.2 माइक्रोमीटर से जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है वो रेंज करता है 5 माइक्रोमीटर तक। तो साइज़ जो बैक्टीरिया की वो रेंज करती है 0.2 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक। और अगर शेप की बेसिस पे बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया मल्टीपल टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप। अगर बैक्टीरिया राउंड या सर्कुलर शेप के होंगे तो हम कॉक्साई या कोकाई कुछ भी ऐसे इन दोनों में से कह लेंगे, कॉक्साई कहेंगे बैक्टीरिया को। और अगर बैक्टीरिया रॉड शेप्ड के होंगे तो हम कहेंगे बेसिलाई। और अगर बैक्टीरिया ऐसे स्पाइरल शेप्ड के होंगे तो हम कहेंगे स्पायरोचीट्स या स्पायरोकीट्स। और अगर बैक्टीरिया की कोई भी एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, मतलब अपनी शेप कभी रॉड शेप्ड हो रहा है, कभी सर्कुलर, मतलब शेप चेंज कर ही रहा है, तो फिर इसको हम बोलेंगे प्लियोमॉर्फिक। प्लियो मतलब कि मल्टीपल एंड मॉर्फिक मतलब कि शेप्स। और ये वाला होता है माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा की कोई अपनी सेल वॉल वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, इसकी वजह से उसकी एक कोई पर्टिकुलर शेप भी नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल की जो शेप प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर सेल वॉल ही नहीं होगी तो बैक्टीरिया की भी मल्टीपल शेप होगी, कोई एक प्रॉपर शेप नहीं होगी। तो माइकोप्लाज्मा आता है प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया में। अब हम देखते हैं थोड़ी अरेंजमेंट। अब बैक्टीरिया अगर ऐसे बंच लाइक यानी कि ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे तो बंच को हम कहते हैं स्टेफ्लो। और अगर यहाँ पर देखिए सर्कुलर है, राउंड है, तो हम कहेंगे स्टेफ्लोकोकाई हैं बंच में और राउंड है। और अगर ऐसे चेन में अरेंज होते हैं तो हम बोलते हैं स्ट्रेप। और अगर ये राउंड हैं तो हम बोलेंगे कॉक्साई। अब थोड़ी एग्जांपल्स देखते हैं। कॉक्साई में ये दो ही आ जाते हैं, स्टेफ्लोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। तो कॉक्साई के एग्जांपल में ये दो ही होंगे, स्ट्रेप्टो एंड स्टेफ्लो। बेसिलाई में आता है इकोलाई, साल्मोनेला, इकोलाई आ जाता है, साल्मोनेला वगैरह आ जाता है। एंड देन स्पायरोकीट्स में एक ही आता है, ट्रिपोनिमा पेलाइडम, ये सिफिलिस काज करवाता है। तो इसका यही एक एग्जांपल। और डिफरेंट यानी कि प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, इसमें हमने देख ली कि माइकोप्लाज्मा आता है। तो ये बेसिक चीज़ देख ली। अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं बैक्टीरिया। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले हमने देखना है सेल वॉल, हम देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स होता है और कुछ बातें हैं जो इसकी समझने वाली। तो पहले हम ये देख लेंगे। सबसे पहले आगे स्ट्रक्चर में जाने से पहले हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है, मेंटेन करती है शेप ऑफ द बैक्टीरिया और कंट्रोल करती है साइज़, मतलब साइज़ को ज़्यादा बढ़ने नहीं देती, जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना ही रहता है। तो ये कंट्रोल करती है साइज़ को, मेंटेन करती है शेप को और प्रिवेंट करती है ऑस्मोटिक बस्ट से। अब इसका क्या मतलब है, देखें। जो बैक्टीरिया के इंटरनल साइटोसोल वाली इन्वायरमेंट होती है, मतलब कि जो साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया का होता है अंदर, उसमें क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ज़्यादा होता है, मतलब कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट ज़्यादा होती है अंदर। और जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं बॉडी, जैसे कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है टीयर्स में प्रेजेंट होगा, सलाइवा में प्रेजेंट होगा, या फिर जितनी भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन है जैसे कि जीआईटी वगैरह, वहाँ पर म्यूकोजल सिक्रीशंस प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है, तो वो हमारी जो बॉडी की सिक्रीशन है टीयर्स वगैरह, वो है हाइपोटोनिक एज़ कम्पेयर टू द ये बैक्टीरिया की इंटरनल इन्वायरमेंट। तो क्या होता है, जैसे कि ये बैक्टीरिया है जीआईटी के अंदर फॉर एग्जांपल आया, अब बैक्टीरिया के अंदर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और अगर सेल वॉल ना होती तो बाहर से जितना भी वाटर है जो भी है सब फ्लूइड बैक्टीरिया के अंदर आता, बैक्टीरिया का साइज स्वेल होता और बैक्टीरिया बस्ट हो जाता। लेकिन ये नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि सेल वॉल की वजह से। अब ये क्या है बात, ये है मेच्योर बैक्टीरिया में। लेकिन जब भी बैक्टीरिया इमेच्योर होता है, मतलब कि अभी न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरिया है, तो उसके पास सेल वॉल नहीं होती है। आस्ता आस्ता जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल सिक्रीट करना शुरू होती है। लेकिन फिर इमेच्योर बैक्टीरिया बस्ट क्यों नहीं होता, इमेच्योर बैक्टीरिया इसलिए बस्ट नहीं होता क्योंकि तब उसके अंदर आइसोटोनिक इन्वायरमेंट होती है। एस मतलब कि जो बाहर वाले हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, जैसे कि टीयर्स हो गया, सलाइवा हो गया, जितनी उनके अंदर ही सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, बैक्टीरिया में भी उतनी होती है। फिर आस्ता आस्ता जब बैक्टीरिया सेल वॉल ऊपर अपने बनाता रहता है, तो अंदर भी जो उसकी इन्वायरमेंट है नॉर्मल हाइपरटोनिक होती रहती है। तो इसलिए फिर बैक्टीरिया बस्ट नहीं होता। पहले जब इमेच्योर था, सेल वॉल तो नहीं थी, लेकिन अंदर का उसका इन्वायरमेंट भी नॉर्मल आइसोटोनिक था। लेकिन अभी सेल वॉल आ गई तो अंदर भी उसने सब कुछ अपना ग्लूकोज वगैरह सब स्टोर कर लिया और अंदर भी हाइपरटोनिक बना ली, क्योंकि अभी तो उसके पास सेल वॉल है, अभी उसको कोई खतरा नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर इसलिए ये पढ़ा है क्योंकि जैसे हम एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं, पेनिसिलिन्स वगैरह, और दूसरी हम एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं सेफलोस्पोरिन्स, इनका नाम है सेल वॉल एक्टिव एजेंट। ये हम फार्मा में भी पढ़ेंगे, इनको सेल वॉल एक्टिव एजेंट्स बोलते हैं। इनको ये क्यों कहते हैं, क्योंकि देखें इमेच्योर बैक्टीरिया में अभी फॉर्म नहीं हुई सेल वॉल, अभी अंदर फ्लूइड है, क्या है, आइसोटोनिक है, अभी सेल वॉल भी फॉर्म नहीं हुई। तो ये क्या करती हैं दोनों एंटीबायोटिक्स, ये प्रिवेंट करती हैं, सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट कर देती है कि वो न्यू सेल वॉल ही ना बनाए। अब बैक्टीरिया सेल वॉल बनाएगा नहीं, अंदर तो उसने अपना काम आस्ता आस्ता करना है, आइसोटोनिक से हाइपरटोनिक बना रहा है, लेकिन ऊपर सेल वॉल बन ही नहीं रही। तो जैसे ही अंदर उसकी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है, तो जितनी भी सिक्रीशन है बाहर से अंदर आएंगी और बैक्टीरिया बस्ट हो जाता है। तो ये ऐसे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये क्या करती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन ही इनहिबिट कर देती है। तो अंदर वाला तो काम सेम ही रहेगा, उन्होंने तो अपना काम सही रखना है, आइसोटोनिक से हाइपरटोनिक बनाता रहेगा साइटोसोल में, लेकिन ऊपर से सेल वॉल आ ही नहीं रही जो इसको प्रिवेंट करे, तो इसकी वजह से बस्ट हो जाता है। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। ये मतलब कि न्यूली फॉर्म्ड मेच्योर बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं करती है, इमेच्योर बैक्टीरिया पे एक्ट करती है और प्रिवेंट करती है कि वो सेल वॉल की फॉर्मेशन ना करें।
अब यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि जैसे हमने एक बैक्टीरिया पढ़ा था कि थोड़ा एक्सेप्शनल केस है माइकोप्लाज्मा, सही है। माइकोप्लाज्मा में क्या है, सेल वॉल तो है ही नहीं, तो वो क्यों नहीं ऑस्मोटिकली बस्ट होता। उसमें सेल वॉल ही तो प्रिवेंट करती थी कि बाहर से कोई भी फ्लूइड वगैरह है वो अंदर ना आए और वो बस्ट ही ना हो सेल। तो इसमें तो है ही नहीं सेल वॉल, तो ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल यानी कि स्टीरोल प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल तो ये प्रिवेंट करता है, ये इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन कंप्लीटली क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देगा और बाहर से कोई भी फ्लूइड इंटर नहीं होता, तो फिर इसकी वजह से होता है। और दूसरा ये कि जो पेनिसिलिन्स हैं एंड जो सेफलोस्पोरिन, ये हमने दोनों एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबैक्टीरियल्स अभी देखी, ये क्या करती हैं, सेल वॉल को इनहिबिट करती हैं बैक्टीरिया की। जब सेल वॉल की फॉर्मेशन ही नहीं होगी बैक्टीरिया में, तो फिर वो क्या होगा, वो बस्ट हो जाएंगे और ऐसे एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। लेकिन इसमें तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती, तो पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन ये एंटीबायोटिक्स हम पढ़ेंगे, ये माइकोप्लाज्मा पे काम ही नहीं करती। इसके लिए फिर हम दूसरी एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे। अब हम बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी हमने ये तो देखा है कि ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, यानी कि प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट सब यूनिट्स की बनी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकेन की चेन प्रेजेंट होती है। अब ग्लाइकेन हमें पता है कि ये पॉलीसेक्राइड या पॉलीमर होता है, मल्टीपल मोनोमर से, यानी कि जो माइक्रो सब यूनिट्स है उससे मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल वॉल में माइक्रो सब यूनिट्स होते हैं या सब यूनिट्स होते हैं जिससे ग्लाइकेन की पूरी चेन बनती है, तो वो होते हैं नेम नेग यूनिट्स। नेम नेग मीन्स एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लाइसिन सब यूनिट्स। देखें अभी जैसे एक जो बैक्टीरिया है उसके अंदर सिर्फ सिंगल एक ही मॉलिक्यूल होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। एक बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर जो बैक्टीरिया तो एक तो सिंगल सेलुलर ही होता है ना, मतलब कि यूनिसेलुलर होता है, तो इसके अंदर एक ही पेप्टाइडोग्लाइकेन से इसकी पूरी सेल वॉल एक ही पेप्टाइडोग्लाइकेन के मॉलिक्यूल से बनती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन के मॉलिक्यूल मल्टीपल सब यूनिट से मिलकर बनता है जो नेम नेग यूनिट है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल सिस्टीन। तो अब वो कैसे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेल वॉल है, तो यहाँ पर ये नेम यूनिट्स हैं और यहाँ पर ये नेग यूनिट्स हैं। ऐसे ही आपस में क्या करेंगे, ज्वाइनिंग करवाकर लार्ज जो ग्लाइकेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम बना देंगे नेम यूनिट्स और यहाँ पर ये वाला लाइनिंग है, ये नेग यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे मिलके समझो ये पूरी बैक्टीरिया की सेल वॉल बन गई। तो प्रोटीन्स कहाँ पर आएंगी, प्रोटीन अटैच होती है नेम यूनिट्स के साथ। तो यहाँ भी प्रोटीन अटैच है, देखें यहाँ पर भी प्रोटीन्स अटैच है। तो ये प्रोटीन आपस में क्रॉस लिंक करती हैं। बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनको क्रॉस लिंक होना पड़ता है। तो क्रॉस लिंक कौन सा एंजाइम करवाता है, क्रॉस लिंक एंजाइम करवाता है ट्रांसपेप्टाइडेज, ये करवाता है ट्रांसपेप्टाइडेज। तो अब क्या हो गया कि हमने पेप्टाइडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर पढ़ा के नेम नेग यूनिट्स होते हैं और प्रोटीन आपस में क्रॉस लिंक करती है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज। अब जो हम एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे तो एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स जैसे कि हम पढ़ते हैं पेनिसिलिन्स वगैरह एंड सेफलोस्पोरिन्स वगैरह जो हम पढ़ते हैं, तो वो इनहिबिट करती हैं इसी एंजाइम को, ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर क्रॉस लिंकिंग ही नहीं होती और प्रॉपर जो सेल वॉल बनी होती है वो सही से नहीं बन पाती। तो बस यहाँ पर साथ साथ थोड़ा सा देखते जाएंगे, तो जो एक्ट करती है ना वो यहाँ पर ही एक्ट करती हैं। ये तो पता है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है सेल, बैक्टीरियल सेल वॉल प्रोटीन एंड कार्ब्स वगैरह से बनी होती है, लेकिन इसकी सेल वॉल की थिकनेस की बेसिस पर ये डिफरेंट कलर लेती है, मतलब कि ना कलर एब्जॉर्ब करती है। जब भी हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ग्राम साइंटिस्ट का नाम था जिसने ग्राम स्टेनिंग अभी की, तो फिर ये भी हम देखेंगे क्या ग्राम स्टेनिंग होती है। फिलहाल अब यहाँ पर देखेंगे कि ग्राम स्टेनिंग की बेसिस पर भी बैक्टीरिया की दो टाइप्स होती हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं कि जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं वो मोस्टली पिंक कलर वो रिटेन करते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पर्पल कलर अटेन करते हैं। तो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव ये हो गया। और उसके बाद ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो थिक, उनकी क्या होती है, सेल वॉल उनकी बिल्कुल थिक होती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी थिन सेल वॉल होती है। हमने ये तो देख लिया कि ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते क्या हैं, तो इनमें थोड़ा सा अब हम डिफरेंस भी देखते हैं। डिफरेंस देखेंगे तो उसी से ही हमें स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो एक तो हमने देखे सेल वॉल में डिफरेंस देख लिया कि जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल में जो अमाउंट ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू द ग्राम पॉजिटिव। तो इनकी में जो सेल पेप्टाइडोग्लाइकेन का अमाउंट है वो कम होगा, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो प्रोटीन में क्रॉस लिंकिंग होती है चेन के दरमियान में, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन में प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग है वो ग्राम नेगेटिव में कम होगी और ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होगी, एक तो ये। और दूसरा ये है कि ग्राम स्टेनिंग में जो कलर अटेन करते हैं वो ये करते हैं पिंक, एंड जो ग्राम पॉजिटिव वाले हैं ये करेंगे पर्पल कलर। ये तो डिफरेंस हमने पढ़ लिया। अब दूसरा ये है कि देखिए नॉर्मली बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसके ऊपर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके ऊपर एक एडिशनल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है जिसे आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लिपिड मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये अबव द सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मतलब कि 3 लेयर्स हो गई, एक तो इनर सेल मेम्ब्रेन, बीच में सेल वॉल और ऊपर से आउटर लिपिड मेम्ब्रेन एक एडिशनल प्रेजेंट होती है, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव में नहीं प्रेजेंट होती। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले इसका हम पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं इस आउटर लिपिड मेम्ब्रेन की।
ऊपर ये आ गई है लिपिड की आउटर मेम्ब्रेन, सही है। अब ये तीन चीज़ों बेसिक चीज़ों से इनके मिलकर बनी होती है। वो तीन बेसिक चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम देखेंगे लिपिड ए। पहला जो होता है लिपिड ए, ये टॉक्सिक कंपोनेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। अब वो क्यों होता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि जो लिपिड ए है वो खुद 3 थिंग्स से मिलकर बनता है, मतलब कि डाइसैकेराइड, डाईफॉस्फेट, मतलब सब दो दो चीज़ें आप देखेंगे, डाईसैकेराइड, डाईफॉस्फेट एंड 2 फैटी एसिड। अब किन किन चीज़ों से मिलके बना? डाईसैकेराइड मतलब कि 2 सैकेराइड यूनिट, 2 फॉस्फेट और 2 फैटी एसिड। 2 सैकेराइड, 2 फॉस्फेट एंड 2 फैटी एसिड। अब एक फैटी एसिड इनमें मेन होती है जो हमें याद करना होगा, मायरिस्टिक एसिड। तो इसका तो ये देखें हो गया कि आउटर मेम्ब्रेन में 3 बेसिक स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है। एक लिपिड ए होती है जो 3 थिंग्स से बनी होती है, 2 सैकेराइड, 2 फॉस्फेट और 2 फैटी एसिड, जिसमें से एक मेन फैटी एसिड होती है मायरिस्टिक एसिड। अब दूसरा इसके अंदर जो बेसिक में आ जाता है वो होती है कार्बोहाइड्रेट कोर, और तीसरा आ जाता है फॉस्फोलिपिड। अब ये मैं आपको दोबारा सही से बताती हूँ, लेकिन पहले ये देखेंगे ये 3 चीज़ें होती हैं, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट कोर और लिपिड है। अब देखिए मैं आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये लिपिड है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ तो बस ये लिपिड है समझ लें, ये लिपिड है। इसके ऊपर ऐसे कोर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट कोर, और इसके ऊपर ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। अब ये तीनों पूरा स्ट्रक्चर मिलकर बन गया है लाइपोपोलीसेकेराइड, और इसी लाइपोपोलीसेकेराइड को हम कहते हैं एंडोटॉक्सिन्स। अब एंडोटॉक्सिन्स सिर्फ प्रेजेंट होती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, क्योंकि उसी में ही आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसी में ही ये पूरे 3 जो स्ट्रक्चर है इसी में ही प्रेजेंट है। जैसे देखें फॉर एग्जांपल ये लिपिड ए है, लिपिड ए ने एक कोर स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर क्या है? फॉस्फोलिपिड्स। तो ये तीनों में पूरा स्ट्रक्चर मिलके बना दिया है लाइपोपोलीसेकेराइड यानी कि एंडोटॉक्सिन्स। अब थोड़ा सा इनका काम देख लेते हैं। अब देखें ये लिपिड ए है और ये ऊपर क्या है? कार्बोहाइड्रेट कोर है, और उसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड। तो सबसे पहले हम लिपिड ए का थोड़ा काम देखते हैं। अब जो लिपिड ए होती है ना, ये क्या है? ये टॉक्सिक कंपोनेंट होता है एंडोटॉक्सिन का। ये पूरी एंडोटॉक्सिन के बारे में बता रही हूँ, सही है, एंडोटॉक्सिन का बता रही हूँ। तो जो मोस्ट टॉक्सिक कंपोनेंट होता है जो डिजीज़ काज करवाता है एंडोटॉक्सिन, वो ये लिपिड ए ही होता है। इसे हम कहते हैं टॉक्सिन, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ये एक्ट करता है जैसे न्यूट्रोफिल्स के ऊपर एक्ट करेगा। न्यूट्रोफिल्स हमें पता है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो पहले से यही स्टिमुलेट होते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल्स को स्टिमुलेट करके उससे रिलीज़ करवाएगा इंटरल्यूकिन्स यानी कि साइटोकाइंस वगैरह, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 वगैरह, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर वगैरह, ये रिलीज़ करवाएगा। और जब ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होते हैं बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो ये क्या काज करवाते हैं? एक तो वेज़ोडाइलेशन करवा देते हैं हर जगह, जिसकी वजह से बीपी बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है और बंदा शॉक में जाता है, और ये हो रहा है बैक्टीरिया की वजह से। तो इस शॉक को हम बोलेंगे सेप्टिक शॉक, सही है। और दूसरा क्या काम होगा? फीवर वगैरह हो जाएगा। तो ये जो पूरे सिम्टम काज करवा रहे हैं ये किसकी वजह से हो रही है? लिपिड ए की वजह से। तो ये जो लिपिड ए कंपोनेंट है ना, ये सारे बैक्टीरिया में सेम होता है, इसलिए डिजीज़ प्रोसेस सब बैक्टीरिया में जो ग्राम नेगेटिव से अफेक्टेड होते हैं उसमें भी सेम होगा। जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनमें एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है उन सब में चांसेस ऑफ द सेप्टिक शॉक ज़्यादा होते हैं। सब में सेम डिजीज़ सेप्टिक शॉक के चांसेस होंगे क्योंकि सब में सेम कंपोनेंट लिपिड ए प्रेजेंट होता है। ये तो हो गया। अब दूसरा जो है कार्बोहाइड्रेट कोर, ये तो ऐसे ही इसका इतना फंक्शन नहीं है। अब आ जाता है फॉस्फोलिपिड जो ऊपर प्रेजेंट है, इसका क्या फंक्शन है? फॉस्फोलिपिड सब बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। ये एंडोटॉक्सिन का वो कंपोनेंट है जो सब बैक्टीरिया में अलग अलग है। तो इसका फंक्शन क्या होगा कि ये इम्यूनोजेनिक है। इम्यूनोजेनिक क्यों? क्योंकि ये एंटीजेनिक कंपोनेंट है और एंटीजन हर बैक्टीरिया में अलग अलग होती है। तो फॉस्फोलिपिड हर बैक्टीरिया में अलग अलग होगा, इसलिए एंटीबॉडीज़ हर बैक्टीरिया के लिए अलग होगी। जैसे इकोलाई अगर बैक्टीरिया है तो एंटीबॉडीज़ इसके लिए अलग बनेगी। तो ये इम्यूनोजेनिक कंपोनेंट है एंडोटॉक्सिन का, और ये डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट होता है। तो जो डिफरेंट हर बैक्टीरिया में अलग चीज़ होगी तो उसे हम एंटीजन कहेंगे, जो कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करवाती है। तो इसीलिए फॉस्फोलिपिड का दूसरा नाम है सोमेटिक ओ एंटीजन। तो अब इसके बारे में तो ये पूरा देखें हमने, एंडोटॉक्सिन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, इसके फंक्शन भी पढ़ लिए कि टॉक्सिक कंपोनेंट है इसलिए डिजीज़ प्रोसेस भी सेम है। और इसके बाद ये फॉस्फोलिपिड कोर है, और उसके बाद ये वाला इम्यूनोजेनिक कंपोनेंट है, इसको हम सोमेटिक ओ एंटीजन भी बोलेंगे, जो डिफरेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंट ही होती है। अब देखें हमने इनमें एक सेल वॉल का पढ़ा कि सेल वॉल का डिफरेंस थोड़ा दोनों में देखा। अब दूसरा ये है कि इसमें आउटर जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट थी, और फिर उस आउटर लिपिड मेम्ब्रेन में जो 3 वाला स्ट्रक्चर हमने लाइपोपोलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर देखा जिसे हम एंडोटॉक्सिन्स कहते थे, वो देखा, सही है। अब तीसरा आता है परमिएबिलिटी। देखिए अब देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसमें 3 मेम्ब्रेन्स आ गई बेचारे के अंदर, एक आउटर आ गई, फिर उसके बाद सेल वॉल आ गई, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। तो अंदर जो स्ट्रक्चर का पास होना उसके लिए बेचारे के लिए डिफरेंट हो गया। अब उसको कोई चैनल चाहिए जिससे ईजिली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आउटर से
से इनर पास हो जाएँ तो उसके लिए उसके पास क्या होते हैं, पोरिन्स, जो कि इसमें ग्राम पॉजिटिव में होंगे ही नहीं। तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है, पोरिन्स प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर जितने भी कंपोनेंट है वो बैक्टीरियल सेल में ईजिली चले जाते हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया। अब एक और डिफरेंस ये है कि जो ये बैक्टीरिया होता है इसकी आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर सेल वॉल है इसके दरमियान में एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस इसे कहते हैं। और यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं लाइजोजाइम एंजाइम। एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पर प्रेजेंट होता है एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड एज बीटा लैक्टामेज एंजाइम। इसको पेनिसिलिनेज एंजाइम भी कहते हैं हम। अब इसका फंक्शन थोड़ा सा हम ध्यान से सुनेंगे। हमने पढ़ा था कि जितनी भी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स वगैरह होती हैं वो इनहिबिट करती हैं ट्रांसपेप्टाइडेज वगैरह को इनहिबिट करती हैं। तो जो भी एंटीबायोटिक्स हम पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम खाते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स वगैरह, इनके अंदर ना, इनके स्ट्रक्चर के अंदर एक रिंग प्रेजेंट होती है। उस रिंग का नाम होता है बीटा लैक्टेम रिंग। सही है, उनका उस रिंग का नाम है बीटा लैक्टेम रिंग। लेकिन अगर हम ऐसे इंसान को दें पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन जो कि इन्फेक्टेड होंगे ग्राम नेगेटिव से, तो ये उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगी, ना पेनिसिलिन इफेक्ट करेगी ना सेफेलोस्पोरिन। क्यों नहीं इफेक्ट करेंगी? क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे बीटा लैक्टामेज एंजाइम। बीटा लैक्टामेज क्या करेगा, जो इनकी बीटा लैक्टम रिंग है ना उसको ही तोड़ देगा। मतलब कि जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं उसको ही बेचारे ने ख़त्म कर दिया। तो फिर ये बेचारी कैसे एक्ट करेंगी? क्योंकि इतना ख़तरनाक होता है कि इसका जो बीटा लैक्टामेज यानी कि पेनिसिलिनेज, मतलब पेनिसिलिन को ही ब्रोक कर रहा है। तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स फिर दूसरी देते हैं जैसे वेनकोमाइसिन वगैरह। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर जो नॉर्मल पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन ये एक्ट ही नहीं करती क्योंकि इनका एंजाइम ही ब्रेक डाउन कर देगा। अब देखें एक दफ़ा फिर से थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन लेस होगी, क्रॉस लिंक भी कम होंगी और पिंक कलर अटेन करेगा ग्राम स्टेनिंग से। और इसमें ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकेन, ज़्यादा क्रॉस लिंक और पर्पल कलर अटेन करेगा। इसमें क्या है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन की वजह से ही उसके ऊपर जो लाइपोपॉलीसेकेराइड यानी कि एंडोटॉक्सिन का स्ट्रक्चर पूरा प्रेजेंट होगा। और दूसरा, इसकी जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है उसमें बीटा लैक्टामेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंट हो जाता है बैक्टीरिया पेनिसिलिन से और सेफेलोस्पोरिन से। तो ये ड्रग रेजिस्टेंस मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन रेजिस्टेंट या फिर सेफेलोस्पोरिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो ये होते हैं, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट या फिर सेफेलोस्पोरिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, उस बीटा लैक्टामेज की वजह से। और दूसरा, इनकी जो आउटर सेल वॉल है उसमें पोरिन प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से इजीली जो आउटर जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट से इंट्रासेलुलर जो एनवायरनमेंट में इजीली सब्सटेंस इंटर हो सकते हैं। अब ये सारा तो किसके पास आ गया, ग्राम नेगेटिव में। अब ग्राम पॉजिटिव कह रहा है कि मेरे पास भी कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे, अभी इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा टिक्वाइक एसिड। देखिए जो काम यहाँ पर लिपिड ए ने किया था, हमने एंडोटॉक्सिन कंपोनेंट पढ़ा था ना, जो काम लिपिड ए कर रहा था वही काम ये टिक्वाइक एसिड करता है। पहले हम देखते हैं कि टिक्वाइक एसिड होता क्या है। अब देखिए ये सेल मेम्ब्रेन होती है इनकी और ये ऊपर क्या है, सेल वॉल। सही है, इसके ऊपर ये ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन के प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लाइसरोल के प्रोजेक्शन होते हैं, जिससे ये मोस्टली बना होता है रिबिटोल फॉस्फेट का। ये बना होगा रिपिटोल फॉस्फेट। ये आइदर निकलता है सेल मेम्ब्रेन से या फिर आइदर निकलेगा सेल वॉल से। सही है, अब इसका काम क्या होगा, जैसे इसमें सेम लिपिड ए का काम था कि वो क्या करवाता था, साइटोकाइंस की प्रोडक्शन करवाता था, तो ये भी साइटोकाइंस की प्रोडक्शन करवाएगा। दूसरा इसका काम क्या था कि ये क्या था, टॉक्सिक कंपोनेंट था, तो ये भी टॉक्सिक कंपोनेंट। कैसे है टॉक्सिक? ऐसे नहीं है कि जैसे ये मतलब कि सेप्टिक शॉक वगैरह करवा रहा है, ऐसे टॉक्सिक नहीं है। टॉक्सिक ऐसे है कि ये देखो प्रोजेक्शन टाइप निकली हुई है ना, तो ये हेल्प करता है अटैचमेंट में। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल जीआईटी की म्यूकोजल सरफेस में हेल्प करेगा अटैच होने में, जीआईटी की म्यूकोजल सरफेस है, जिसकी वजह से फिर ये आगे इन्वेड होगा। तो टिक्वाइक एसिड का ये काम है। और तीसरा, जो एंडोटॉक्सिन में एक कंपोनेंट था फॉस्फोलिपिड, जो क्या था, इम्यूनोजेनिक था, तो टिक्वाइक एसिड भी क्या है, इम्यूनोजेनिक है, जिसकी वजह से मल्टीपल एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, एंटीजेनिक कंपोनेंट है। तो तीनों काम इसने किए हैं। एक तो ये देखिए बाइंड होने में भी हेल्प कर रहा है म्यूकोजल सरफेसेस से, दूसरा ये क्या काम कर रहा है, इम्यूनोजेनिक भी है, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है, और तीसरा साइटोकाइंस की प्रोडक्शन भी यही करवा रहा है। और ये खुद बना हुआ है रिबिटोल फॉस्फेट का। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ ये क्या होता है, टिक्वाइक एसिड प्रेजेंट होता है। और ग्राम नेगेटिव का भी हमने डिफरेंस पढ़ लिया। अब देखिए हम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में हमने सेल वॉल पढ़ ली थी, इसका पूरी कंपोजिशन भी देख ली थी। सेल मेम्ब्रेन जो लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है, इसके बारे में तो कुछ खास था भी नहीं, बस ये है। और उसके अलावा डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में जो जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे वो भी देखे, जैसे एंडोटॉक्सिन, लाइपोपॉलीसेकेराइड का जो स्ट्रक्चर था वो देखा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पोरिन्स वगैरह। और उसके अलावा जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव में वो देखा। ये तो हो गया एंडोटॉक्सिन। लेकिन जो एक्सोटॉक्सिन्स होती हैं वो दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव दोनों ही एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। और जो एंडोटॉक्सिन है ये एक इंटेग्रल कंपोनेंट होता है बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन का। लेकिन जो एक्सोटॉक्सिन है ये बैक्टीरिया खुद सीक्रेट करते हैं। अब उसके बाद तीसरा आ जाता है, ये तो दोनों में ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में बाकी सब चीज़ें प्रेजेंट होंगी। अब जो राइबोसोम्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू द यूकारियोटिक सेल, जो भी प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया है उसमें स्मॉल होता है, जिसको हम 70S यानी कि 70 स्वेटबर्ग यूनिट कहते हैं। अब न्यूक्लियाइड तो हमें पता है कि ये रीजन होता है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर जहाँ पर बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। देखिए बैक्टीरिया के अंदर क्या है, क्रोमो
क्रोमोसोम तो प्रेजेंट होता है। अब क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन डीएनए क्रोमोसोम में इनकॉर्पोरेटेड होता है। लेकिन जो डीएनए बैक्टीरिया का ऐसे फ्रीली पड़ा हुआ हो और डीएनए मतलब कि ना क्रोमोसोम में इनकॉर्पोरेटेड ना हो, उसे हम कहेंगे कि प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब इसका मेन फंक्शन क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। फिर उसका कोई भी फंक्शन मतलब हो सकता है, जैसे देखें ये बना देगा पाइलिन प्रोटीन, जो कि पिल्लाएँ फॉर्म करेंगी, जो बैक्टीरिया में ऐसे थोड़े थोड़े शॉर्ट एक्सटेंशन होती है, जो बैक्टीरिया को हेल्प करती है अटैचमेंट में मल्टीपल म्यूकोजल सरफेसेस के साथ। जैसे अब क्या किया प्लाज्मिड ने, प्रोटीन प्रोड्यूस की पाइलिन, जिससे बैक्टीरिया के पाइलाए फॉर्म हुए और मल्टीपल जीआईटी सरफेसेस के साथ अटैच हो गया और गया तो फिर रेस्पिरेटरी सरफेसेस के साथ बैक्टीरिया अटैच हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवा दिए, जीआईटी इन्फेक्शन करवा दिए। तो ये इसने काम कर दिया। दूसरा इसने क्या काम कर दिया, या तो ये ऐसी प्रोटीन बनाएगा जिसे हम कहेंगे बीटा लैक्टामेज प्रोटीन, जो कि फिर पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट हो जाएगा बैक्टीरिया। आप पेनिसिलिन उसको दे रहे हो, अमोक्सिसिलिन दे रहे हो, लेकिन उसका फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसका इन्फेक्शन बच्चे का और बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई भी वो प्रोटीन बना सकता है, बीटा लैक्टामेज बना रहा है, या फिर कोई और प्रोटीन बनाएगा जैसे बैक्टीरियटिसिन। बैक्टीरियटिसिन प्रोटीन वो होती है जैसे हमारे जीआईटी के अंदर जो नॉर्मल कमेंसलिज्म बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जो हमारी बॉडी के लिए सही होते हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया जो विटामिन के की फॉर्मेशन वगैरह करते हैं। तो ये क्या करेगा, जो नॉर्मल जीआईटी फ्लोरा के बैक्टीरिया हैं उनको ही मारना शुरू कर देगा। जितनी भी उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है सब वो खुद लेगा, और जो उनकी सेल मेम्ब्रेन्स है उसको डैमेज करने लग जाएगा। मतलब कि बैक्टीरिया ही है लेकिन ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करवा रहा है जो बाकी जो बैक्टीरिया हैं उनको ही डैमेज कर रहा है। तो मतलब ये प्लाज्मिड बहुत खतरनाक काम कर रहा है, और ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में भी प्लाज्मिड जा सकता है। तो बाहर ही क्रोमोसोम पड़ा हुआ है ना, और बाहर ही पड़ा हुआ है डीएनए, तो फिर बाहर से कहीं भी जा सकता है। अब इसकी बेसिस पे ना प्लाज्मिड की 2 टाइप्स बना देते हैं हम। अब प्लाज्मिड 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड और दूसरे होते हैं नॉन ट्रांसमिसिबल। अब ट्रांसमिसिबल देखें नाम से जाहिर है जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में इजीली ट्रांसमिट हो सके विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक देखें 2 बैक्टीरिया के दरमियान में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है जिसको सेक्स पाइलस भी कहते हैं, और जिससे क्या होता है जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पर क्या ट्रांसफर होगा, डीएनए यानी कि प्लाज्मिड होगा, जो कि बाहर ऐसे ही डीएनए पड़ा हुआ है। तो अब ये देखो ये बैक्टीरिया वायरुलेंट नहीं था, खतरनाक नहीं था, अब इसने नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को वायरुलेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें प्लाज्मिड चला गया। अब प्लाज्मिड तो ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करवाएगा जो बैक्टीरिया को वायरुलेंट या तो एडहेरेंट होने में मदद करेगा, या फिर बैक्टीरियटिसिन प्रोड्यूस करवाएगा, बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूस करवाएगा। तो ये भी ऐसे होगा। दो और नॉन ट्रांसमिसिबल वो होते हैं प्लाज्मिड जो कि ट्रांसमिट नहीं होते एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। अब देखें ट्रांसपोजोन्स आ जाता है। ट्रांसपोजोन्स को हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, सही है। अब ये क्या होते हैं, ये भी पर्टिकुलर पोर्शन होते हैं डीएनए के जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, इसमें कुछ ऐसे डीएनए का फ्रेगमेंट होगा जो मतलब कि जंप करके वो यहाँ पर प्लाज्मिड के पास आ जाएगा, सही है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजोन। या फिर एक जगह से क्रोमोसोम की एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा, इनमें ये एबिलिटी होती है, सही है। इनको हम बोलते हैं जंपिंग जीन्स। लेकिन ये प्लाज्मिड से इसलिए अलग है कि जैसे प्लाज्मिड तो अलग से रह के अपना काम कर रहा है, प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अभी ये निकल के अलग से यहाँ पर आ जाएंगे तो ये अपना काम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, प्रोटीन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे जब तक ये खुद किसी जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच नहीं है। तो ये डीएनए का ही पोर्शन होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट इजीली हो सकता है। तो इसकी भी 2 टाइप होती हैं, रेप्लिकेटिव एंड नॉन रेप्लिकेटिव। अभी ये किसकी बेसिस पे, फॉर एग्जांपल ये डीएनए का पोर्शन है जिसने अभी जाना है कहीं भी जगह, तो ये यहाँ तो खुद रिप्लिकेट होगा और जो रिप्लिकेट हुआ अपना पोर्शन है वो ट्रांसमिट करेगा आगे, जिसको हम बोलेंगे रिप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन, सही है। खुद तो वहाँ पर है लेकिन खुद रिप्लिकेट होकर जो रिप्लिकेट वाला पोर्शन है उसको ट्रांसमिट कर रहा है। एक होता है नॉन रिप्लिकेटिव। नॉन रिप्लिकेटिव वो है कि खुद रिप्लिकेट नहीं होगा, खुद ही जाकर चला जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा यहाँ प्लाज्मिड में या फिर खुद ही क्रोमोसोम के किसी भी कंपोनेंट में। तो ये है ट्रांसपोजोन्स का काम। देखते हैं कैप्सूल। अब देखें हमने ये देखा था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उनके ऊपर एक आउटर एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम आउटर लिपिड मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया भले ग्राम नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनके पास कैप्सूल प्रेजेंट होता है। जो बैक्टीरिया फिर कैप्सुलेटेड होते हैं फिर उनको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, और ये मोस्टली जेलेटिन लेयर का यानी कि पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट का बना हुआ होता है ये। तो इसमें अब हमारे पास क्या होता है, इसके 4 मेन फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन तो मेन ये है कि ये वायरुलेंस प्रोवाइड करता है। वायरुलेंस कैसे, कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ऊपर जो पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है कैप्सूल की, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं यानी कि इनेट इम्यूनिटी में न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव जो सेम चार्जेस हैं वो तो रिपेल करेंगे, तो ये भी इनहिबिट करेगा फेगोसाइटोसिस को। तो ये इनका काम क्या है कि फेगोसाइटोसिस यानी कि बैक्टीरियल सेल को इनगल्फ करना, लेकिन ये अभी इनहिबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे। एक तो काम ये कैप्सूल का हो गया। दूसरा काम क्या है कि इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर पॉलीसेकेराइड लेयर होती है जो कि हमें एंटीजेनिक कंपोनेंट देती है। फिर अभी
हम क्या करते हैं कि वैक्सीन में भी तो एंटीजेनिक कंपोनेंट यूज़ करते हैं बैक्टीरिया का, ताकि फिर बॉडी में इनेट इम्यूनिटी हम प्रोवाइड कर सकें। तो ये हेल्प करता है वैक्सीन्स बनाने में भी, जो इसका कैप्सूल का पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट है ये हेल्प करता है। और तीसरा क्या करेगा, एडहेरेंस में हेल्प करेगा, मल्टीपल जीआईटी सरफेसेस से, रेस्पिरेटरी सरफेसेस से, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट की जो सरफेसेस है उनके साथ अटैच होने में ये बैक्टीरिया को हेल्प करेगा कैप्सूल। तीसरा तो ये हो गया। अब जो मेन है क्विलिंग रिएक्शन। अब क्विलिंग रिएक्शन थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि देखें, अब जब भी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह से, तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, सही है। तो जो भी बैक्टीरिया कैप्सूलेटेड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं जब ये एंटीबॉडीज़ उन पर अटैक करती है। तो ऐसे बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है और वो खुद बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं। पहले तो ये हमने देखा, सही है। अब क्या है कि हमने ना किसी भी इंसान को इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरियल, हमने एंटीबायोटिक्स दी, वो ट्रीट हो गया, सही है। बैक्टीरिया उसके ब्लड में नहीं, ख़त्म हो गया। अब बची क्या है, उसके पास एंटीबॉडीज़ बची हैं। तो अब हमने ये जानना है कि कौन से बैक्टीरिया ने उसको अफेक्ट किया था। अब हम ये कैसे जानेंगे। फॉर एग्जांपल कोई इंसान आया है, उसको यूटीआई था, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था। अब हम ऐसे सस्पेक्ट करेंगे कि इकोलाई की वजह से हुआ है, लेकिन अब इकोलाई उसके ब्लड में तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमने तो ट्रीट कर दिया। तो अब हम जानेंगे कैसे, एंटीबॉडीज़ की वजह से। अब क्या करेंगे, लैब में आएंगे और लैब में उसका ब्लड लेंगे, ब्लड में से एंटीबॉडीज़ एक्सट्रैक्ट करके हमने डाल दी स्लाइड में, फॉर एग्जाम्पल। और दूसरा इकोलाई बैक्टीरिया भी लैब में पड़े होते हैं, वो भी हमने रख दिया। अब इसका अगर कैप्सूल स्वेल कर जाएगा ऑन कॉन्टैक्ट विद द एंटीबॉडीज़, जो कि हमने सीरम से ली थी, ब्लड से ली थी बंदे के, अगर ये इकोलाई का भी जो कैप्सूल है वो स्वेल कर जाएगा रिएक्शन के बाद, तो इसका मतलब है अब कंफर्म हो गया है, पॉजिटिव कूलिंग रिएक्शन कंफर्म हो गया है कि इस बंदे को जो पहले रिएक्शन था वो इकोलाई की वजह से हुआ था। तो बस कूलिंग रिएक्शन ये है कि जो कैप्सूल है वो स्वेल कर जाता है जब एंटीबॉडीज़ से कॉन्टैक्ट में आता है। ठीक है, हमने कैप्सूल तो पढ़ लिया, इसके सारे फंक्शन वगैरह सब देख लिया। अब हम देखते हैं फ्लैजिला। जो फ्लैजिला बना होता है, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। अभी ये ज़रूरी नहीं है सब बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो। ये देखिए, दो तरह के बैक्टीरिया हमने पढ़े थे, एक थे कॉक्साई जो राउंड शेप्ड होते हैं, एक थे रॉड शेप्ड। मोस्टली रॉड शेप्ड बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, जिसकी वजह से ये मोटाइल होते हैं। अब इसका देखिए फंक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी हमने किडनी देख ली, ये किडनी है जैसी भी बन रही है, अब ये ब्लैडर है और ये यूरिथ्रा है। ये फ्लैजिला की वजह से क्या होता है कि बंदे को देखो यूटीआई हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पहले हुआ यूरिथ्रा में, फिर होते होते ब्लैडर में हो गया, सिस्टाइटिस करवा दिया, फिर होते होते अभी किडनी के अंदर आ गया है। तो ये इस फ्लैजिला की वजह से होता है। जैसे कि इकोलाई मोस्टली फ्लैजिलेटेड होता है, तो उसने क्या किया, यूटीआई यहाँ पर करवाया, अब यहाँ से होता होता उसका इन्फेक्शन ऊपर बढ़ गया है। तो इस फ्लैजिला की वजह से जो इन्फेक्शन है वो प्रोपेगेट आगे आगे करता रहता है, और ऐसे ही फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी होगा। और उसके बाद आता है पाइलाई। अब पाइलाई भी ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट प्रोटीन होती है, ये भी क्या होती है, पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है। ये सिर्फ इसने छोटी सी हेयर लाइक एक्सटेंशन शॉर्ट होती हैं। फ्लैजिला जितनी बड़ी नहीं होती, मूवमेंट में हेल्प नहीं करती, सिर्फ हेल्प करती हैं एडहेरेंस में। जैसे जाकर जीआईटी की सरफेस के साथ अटैच करवा देगी, या फिर रेस्पिरेटरी सरफेस के साथ यहाँ सिर्फ अटैचमेंट में हेल्प करती है पाइलिन प्रोटीन। अब उसके बाद हम देखेंगे बैक्टीरियल स्पोर्स। जब भी बैक्टीरिया के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं होती हैं, जैसे कि अगर बंदे ने ले ली एंटीबायोटिक्स, अब बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया है, या रेडिएशंस वगैरह से, तो फिर बैक्टीरिया क्या करता है, स्पोर्स की फॉर्मेशन कर देता है। स्पोर्स क्या होता है कि बैक्टीरिया अपने ऊपर एक बिल्कुल एक थिक कोटिंग प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम बोलेंगे केराटिन की कोटिंग प्रोड्यूस करेगा, और थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल अंदर स्टोर करेगा, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म स्टोर करके रेजिस्टेंट हो जाएगा, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। फिर जैसे ही उसकी कंडीशन सही होंगी तो फिर दोबारा वो रिप्लिकेट होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एंटीबायोटिक्स ली किसी बंदे ने और वो प्रॉपर सही टाइम पे नहीं ली, तो बैक्टीरिया पूरा मरा नहीं है, बैक्टीरिया ने स्पोर्स बना दिए, अंदर डॉर्मेंट हो गया है। तो जब उसके लिए कंडीशन फेवरेबल होगी, दोबारा इन्वायरमेंट सही होगी, तो दोबारा वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा, सही है। और जो मोस्टली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है हीट टेम्परेचर से, जो ये स्पोर्स रेजिस्टेंट रहता है, वो डिपिक्लोनिक एसिड की वजह से होता है। डिपिक्लोलिनिक एसिड जो इसमें प्रोड्यूस होती है स्पोर्स में। और ये भी याद रखें, जो दो मेन स्पीशीज़ होती हैं बैक्टीरिया की जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं, और स्पोर्स मोस्टली रॉड शेप्ड बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें भी दो स्पीशीज़, एक बेसिलस और दूसरी क्लोस्ट्रीडियम। तो बस ये कंप्लीट हो गया बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। इसमें हमने देखे सबसे पहले सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस देखा, लेकिन आगे भी वीडियो बनाएंगे जिसमें एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन्स का थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर था बैक्टीरिया का वो कंप्लीट हो गया है।